वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में मेरे साथ आकांक्षा जुड़ेगी, जो अभी प्रेजेंटली आईआईटी बीएचयू से अपना एमटेक फाइनल सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से परस्यू कर रही है। तो हम इस वीडियो में आकांक्षा का जो भी एक्सपीरियंस रहा आईआईटी बीएचयू में एमटेक में इलेक्ट्रिकल के दौरान, या फिर दूसरे ब्रांच के बारे में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी, फिर क्या एक्सपेक्टेशन था यहाँ आने से पहले, यहाँ के क्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ, और कॉलेज के कंपैरिजन में मीन्स आईआईटी बीएचयू कैसा है गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से, जैसा कि मीन्स कितना सेफ़ है, क्या क्या गर्ल्स के लिए फैसिलिटी है, फिर लाइक प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है, और भी चीज़ें लाइक कॉलेज के साथ हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं, 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मीन्स उसका क्या फाइनल सजेशन रहेगा अपने जूनियरों के प्रति। बहुत सारी क्वेरीज रहती है लाइक एमटेक एडमिशन से पहले और कॉलेज लाइफ के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आकांक्षा के बारे में थोड़ा बता दूं कि आकांक्षा काफ़ी एक्टिव रही है अपने एमटेक के दौरान। कॉलेज के मीन्स प्रोएक्टिव स्टूडेंट में से रही है। कॉलेज के टॉप प्लेसमेंट में से लाइक इवन 0 डे प्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो बजाज में प्लेसमेंट हुआ था, फिर इंटेल में भी ऑफर हुआ था। तो काफ़ी प्रोफाइल भी ब्रॉड रहा है और मीन्स क्लास के दौरान भी अच्छा सीजीपीए, कॉलेज में भी काफ़ी एक्टिव होके अपना मीन्स, और साथ ही साथ कैरियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी इंजॉय किया। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के जो एक कॉलेज का एक अच्छा लाइफ होता है, तो उसने इस तरह से अपने कॉलेज लाइफ को चलाया है। गेट में भी अच्छा स्कोर रहा था। तो आकांक्षा, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को और लार्ज करें। और भी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे कवर अप करेंगे। सिर्फ एमटेक से मीन्स रिलेटेड नहीं रहेगा ये चैनल। इस चैनल पे बहुत सारे लाइक बीटेक और भी एजुकेशन, पार्टी पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट, हर चीज़ें, एजुकेशन, हर चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इवन बीटेक का भी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आप किसी भी एरिया से हैं तो आपके लिए ये चैनल यूजफुल हो सकता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको अगर पूरा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन देखना है तो वीडियो के लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आकांक्षा, अपने बारे में लाइक थोड़ा बताओ। ओके, सो जैसा अखिल ने बताया, माय नेम इज़ आकांक्षा। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। I completed my BTech from GB Pant University, Uttarakhand, from College of Technology, Pantnagar. Then after that, I took certain gap and then I joined MTech over here, IIT BHU, and here I am in front of you all. लाइक अगर 2 साल के एक्सपीरियंस को देखें, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि एमटेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है IIT BHU से, और लाइक अभी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है एमटेक के बारे में, या फिर कोचिंग का ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका है कि वो बोलते हैं लाइक PSU वगैरह, इस सब जॉब टाइप का। तो एमटेक अभी के टाइम के हिसाब से वर्थफुल है, मीन्स कितना यूजफुल है, कितना कैरियर में एडवांटेज हो सकता है, या फिर गैप लेके पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए? तो क्या सोचते हो इस सब के बारे में? बेसिकली मुझे लगता है कि एमटेक यूजफुल है नहीं है या नहीं, ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है। बिल्कुल। अगर हमें फर्दर स्टडीज़ में जाना है या फिर हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, क्योंकि मैं खुद Tier 2 Tier 3 कॉलेज से हूँ, तो वहाँ भी ऑल्दो मेरा प्लेसमेंट था, बट वहाँ पर 100% प्लेसमेंट नहीं होती है, और कंपनीज भी लाइक टॉप मोस्ट लेवल कंपनीज नहीं आती है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, रिसर्च में आगे जाना है, लाइक प्रोफेसर्स या एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है, तो एमटेक करना चाहिए। उसके साथ साथ ही लोग PSU का प्रिपरेशन भी करते हैं, और मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन किया है गेट का। बट वही है, जो सक्सेसफुल होता है, जिसको वो चीज़ मिलता है, मुझे लगता है कि जरूर जाना चाहिए PSU में। इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप इंटेलिजेंट है, आपको नॉलेज है, और आपको अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, तो कॉर्पोरेट इज़ बेस्ट ऑप्शन, बेटर ऑप्शन देन PSU। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल। लाइक और ये भी हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग स्टक डाउन होके प्रिपरेशन ही करते रहते हैं। तो बेटर है कि यहाँ के मे बी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या यहाँ या कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाके, बहुत सारे लोग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से वो होता है, मीन्स कनेक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल से कनेक्टिविटी होता है, बहुत सारे प्रोफाइल के बारे में पता चलता है।
तुम अपना यहाँ IIT BHU के एमटेक एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या एक्सपेक्टेशन थी आने से पहले, और यहाँ क्या क्या फुल हुई, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में क्या डिफरेंस रहा? हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो अगर मैं टीचिंग पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझको एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस कॉलेज, बिकॉज मैं अपने प्रीवियस कॉलेज के कंपैरिजन में बता पाऊंगी इस आंसर को, तो आई थिंक दैट टीचर्स आर मोर डेडिकेटेड, दे हैव अ मोर सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग यू, दे हैव अ वे ऑफ टीचिंग यू, देन उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है टीचर्स का, जिसकी वजह से आपको भी हेल्प मिलता है अपने रिसर्च उसमें। एंड कंपेयरिंग विद अदर IIT, जो मेरे अदर फ्रेंड्स हैं IITs में, अगर उसके कंपैरिजन में बोलो तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा R&D का यहाँ पर उतना एक्सपोजर नहीं है, थोड़ा सा कम है बाकी IITs के कंपैरिजन में, तो ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी और एक्सपीरियंस पीयर्स मेरे बहुत अच्छे रहे यहाँ पर। मैंने बीटेक्स वगैरह को देखा, जैसे इतने एंथुजियास्टिक और इतने मतलब उनका जो पढ़ने का तरीका है वो मैंने उनको देखा, और उनमें एक जो थॉट प्रोसेस है, मतलब हम लोगों में से हमसे काफ़ी डिफरेंट है उनका थॉट प्रोसेस, जैसे वो सोचते हैं, मतलब उनका ऐसा नहीं कि उनको जस्ट एक लाइन दे दी और उनको उसको फॉलो करना है, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है और हर एक स्टूडेंट का अलग पर्सपेक्टिव है और वो कॉन्फिडेंट है उस चीज़ में। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर बीटेक्स में और IITs में देखी और वो बहुत इंस्पायरिंग है। और हमारे जो साथ के पीयर्स भी हैं सभी लोगों, उन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो ठीक था। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब मैंने बहुत ग्रो किया एज अ पर्सन। मेरे को लगता है जब मैं स्टार्टिंग में आई थी और अभी जो पर्सन हूँ, ये तो तुम भी एग्री करोगे, वो बहुत चेंज हो गई तब से। ऐसा जैसा कि लाइक तुम्हारा ब्रांच इलेक्ट्रिक मशीन एंड ड्राइव है, EMD है, तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से अगर मीन्स ब्रांच की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन बेटर हो सकता है इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर एमटेक कोई परस्यू कर रहा है तो IIT BHU में क्या ब्रांचेस का क्या प्रेफरेंस होना चाहिए? प्रेफरेंस सोलेली बेस्ड होना चाहिए अपने इंटरेस्ट पे। मेरे को नहीं लगता कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कोई भी ये चॉइस किसी को मेक करना चाहिए। मेरे को लिंक्डइन में मैसेज आता रहता है कंटिन्यूसली कि मैम कौन सा ब्रांच अच्छा है। मैं उन सभी को यही बोलती हूँ कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो देखो। वैसे मैक्सिमम बच्चों का रहता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए तो ठीक है, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो ले लो, नहीं मिल रहा है तो मशीन्स एंड ड्राइव्स भी उसके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स बहुत रिलेटेड थे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे इलेक्ट्रिकल तो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। तो मुझे लगता है कि दिस इज कम्प्लीटली तुम्हारा इंटरेस्ट बेस्ड। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से इन ब्रांचेस में हम चूज नहीं कर सकते। हमारी जो भी 4 ब्रांचेस यहाँ पर ऑफर की जाती है IIT BHU में, चारों इक्वल है मेरे नजरिए से। लाइक अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो BHU का एमटेक का प्लेसमेंट कैसा, तुमको कैसा लगा? यहाँ का प्लेसमेंट प्रोसेस या फिर ओवरऑल प्लेसमेंट कैसा लगा? उम्मीद पैकेज का एक्सपेक्टेशन क्या था, मीन्स वो फुलफिल हुआ या नहीं? फिर किस किस टाइप के प्रोफाइल ऑफर मीन्स आई कंपनी, डाइवर्सिटी थी या नहीं प्रोफाइल में, इन सभी चीज़ों के बारे में? सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वल थी जो टॉप नॉच IITs हैं उनके कंपैरिजन में। जितना मेरा कांटेक्ट था उनसे मैंने जितना पूछा, जितनी कंपनीज बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर में आई है उतनी सेम कंपनीज यहाँ आई है। मे बी 2-3 या +5 -5 वेरी हो सकता है, बट मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पैकेज भी सिमिलर ही था यहाँ पे। एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स R&D इंजीनियर के लिए आया था मैक्सिमम, जिसमें मेरा हुआ है उसमें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, बट इसके साथ साथ कोर की भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। आई थिंक सो जितना मेरे पास था 15 के अराउंड तक की कोर की कंपनीज थी, 15 to 20 जो कोर इलेक्ट्रिकल बेस थी। और पैकेज सबका वही एवरेज 10 to 15 के बीच में एवरेज लगा लो, इतना ही वेरिंग था। तो अपॉर्चुनिटीज सफिशिएंट थी, कितना कन्वर्ट कर पाए वो स्टूडेंट के हाथ पे, बट अपॉर्चुनिटीज सफिशिएंट थी जितनी टॉप IIT में मिलती है नॉर्मल स्टूडेंट। मेरे भी कहने का मतलब यही रहता है कि होना ना होना वो तो अलग बात है, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, बहुत लक भी बहुत हद तक प्लेसमेंट मैटर करता है, बट अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि स्टूडेंट को मतलब वो रहे कि हम करें, प्रिपरेशन तो हो जाए। लाइक अगर हम मीन्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन की बात करें, जैसे तुम्हारा बहुत टाइप का प्रोफाइल तैयार किया था तुमने, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, तो फिर कैसे प्रिपरेशन, मतलब किस टाइप से प्लानिंग किया था प्लेसमेंट के लिए? क्योंकि फर्स्ट फेज में प्लेसमेंट होना अच्छी बात है, आदमी भी रिलैक्स हो जाता है, वो भी इंटेल और बजाज जैसी कंपनी में। तो तुमने कैसे प्लेसमेंट का स्ट्रेटजी बनाया था और क्या क्या चीज़ें एरिया कवर अप किया था ताकि प्रोफाइल अच्छा बने? अच्छा, तो जब मैंने यहाँ एमटेक में एडमिशन लिया था, जैसे सबके दिमाग में होता है, एक मेरे माइंड में भी था कि मैं गेट का प्रिपरेशन करूंगी। तो
मैंने अपने एमटेक का स्टडीज़ प्रॉपरली किया, CGPA ऑब्टेन करा, और उसके बाद नवंबर से मैं अपनी प्रिपरेशन में लगी थी गेट के थ्रू आउट मॉर्निंग 8 से 12 तक। तो गेट का जब रिजल्ट आया, मेरा गेट का पेपर मुझे लगता है कि जितने भी मेरे अटेम्प्ट्स थे टोटल 2020 से सबसे ख़राब था मेरा शायद वो, और मेरे को लगता है मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी उस अटेम्प्ट में, और मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी उसके रिजल्ट के बाद। तो जब मेरा रिजल्ट आया फरवरी में, तो थ्रू आउट फरवरी मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने अपने एमटेक का पढ़ा है, ना मैंने ये एक्स्ट्रा पढ़ा है। उसके बाद एक दिन जस्ट जब 1 मार्च आने वाला था, उससे पहले मैंने ऐसे रियलाइज़ करा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको भी छोड़ रही हूँ, जो मेरी चीज़ सामने मेरे को उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस मेरे को अभी भी याद है 28 फरवरी का डेट था वो। मैंने पूरा स्ट्रैटेजी स्टार्ट की, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मार्च से। मैंने हमारे जो सीनियर्स वगैरह उनसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल ले लिया। मेरा ऐसा था कि मेरे को कोर में ही जाना है इलेक्ट्रिकल में, बट सिंस ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है, तो एक बैकअप तो सेमीकंडक्टर मेरा बैकअप था कि मेरा अगर नहीं हुआ, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बहुत कंपनीज थी, और अगर प्लेसमेंट कैंपस में नहीं होता तो ऑफ कैंपस में डेफिनेटली हो जाता, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है सेमीकंडक्टर में। तो मेरा ये दोनों टारगेट था, तो मैंने मार्च से स्टार्ट किया अपना ये सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने एक वेरीलॉग पढ़ लिया था अपना। उसके बाद जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स है, एनालॉग, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, नेटवर्क, ये सारे जो भी वीडियो लेक्चर थे इनके गेट के क्वेश्चन से 4 ब्रांचेस के, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट के पूरे 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन, सी लैंग्वेज सी के गीक्स फॉर गीक्स के सारे क्वेश्चन जो भी थे, और ये अगस्त सितंबर तक मेरा ये पूरा हो गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। बात रही कोर की, जो मेरा ये कोर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल के लिए था, उसमें मेरा बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी था कि मेरे को अपना प्रोजेक्ट ढंग से करना है। जो मेरा एमटेक प्रोजेक्ट है और मेरा बीटेक प्रोजेक्ट है, उसको मुझे थोरो रखना है। उसके जो सब्जेक्ट्स है उसमें बेसिक जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा उसका मेरे को अच्छे से ओवरव्यू होना चाहिए। और दूसरा मेरा ये था, मैंने एक सेपरेट पूरी कॉपी बनाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिसमें मैंने जितना टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो न्यूज़ है, जो रिसर्च है, जो मशीन्स में उसका रिसर्च है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च है, उसके बारे में सब कुछ लिखा था, सब कुछ पढ़ा था। तो ताकि मेरे को थोड़ा सा एक एज रहे बाकियों के ऊपर कि मेरा उसमें नॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी था और वो काम कर गया थैंकफुली। लाइक सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर लाइक इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं पीसीबी के या फिर सिमुलेशन के। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिकल के फोकस पे मैंने LTM डिज़ाइनर सीखा था पीसीबी के लिए, और ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सीखा है पूरा। लाइक 2 साल का प्लेसमेंट सेशन यहाँ पे देखा कंप्लीट IIT BHU में। तो प्लेसमेंट में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करता है, जैसे हो गया प्रोजेक्ट, क्योंकि प्लेसमेंट में अगर प्रोजेक्ट का मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रोल रहता है इंटरव्यू के टाइम में। प्लस रिटन एग्जामिनेशन हो गया, क्वालिफाई करना, फिर हो गया CGPA हो गया। तो ये सब चीज़ें मीन्स क्या क्या फैक्टर तुमने देखा कि तुमको लगा कि ये सब चीज़ें कंसीडर करके रखना चाहिए और प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि प्लेसमेंट मेरा इजी वे में हो जाए? प्लेसमेंट इजी वे में हो जाए उसके लिए सबसे पहले तो जो रिज्यूम में बना है, तो उसके लिए उसमें थॉरो होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी हवा में नहीं लिखा होना चाहिए। जो भी वर्ड तुमने मेंशन करा है, जो भी टेक्निकल वर्ड जो भी मेंशन किया, तुम्हें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ भी जाके कुछ भी लिख दिया। सबसे मुझे लगता है फॉरमोस्ट चीज ये कि तुम्हें अपना रिज्यूमे थॉरो होना चाहिए, तुम्हें एक एक लाइन तुम्हें पता होना चाहिए आंख बंद करके कि तुमने उसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि उधर से, क्योंकि सबसे पहले जो क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट होता है वो रिज्यूमे से ही शुरू होता है, उसके बाद फिर वो चीजें आगे को बढ़ती है। तो वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। बीटेक प्रोजेक्ट एकदम थोरो होना चाहिए। एमटेक प्रोजेक्ट भी बहुत थोरो होना चाहिए। मतलब तुम कर क्या रहे हो, अगर प्लेसमेंट का इंटरव्यू उस टाइम पे जब बीच में हो रहा है कि मतलब अभी तुम एकदम मिडिल ऑफ प्रोजेक्ट हो, तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट रिजल्ट तुम टारगेट क्या कर रहे हो, क्योंकि वो पूछेंगे कि तुम्हें क्या करना है, तो वो पता होना चाहिए अच्छे से। और तुम एट दी एंड ये कि तुम जस्टिफाई कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, और वो सामने वाले को लग रहा है कि ये ठीक काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मुझे लगता है ये कंसिडर होता है। और रिटन एग्जामिनेशन का मीन्स कैसे प्रिपरेशन किया था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, कौन कौन से एरिया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। तो रिटन का मैंने जैसे बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने गेट के क्वेश्चंस करे थे सारे, वो पिछले 10 इयर्स के 4 ब्रांचेस के। ओके। और बात रही इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल का मैंने बहुत ही जो जैसे AE लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, और थोड़े से अपने जो गेट के 1-1 मार्कर्स होते हैं
बस उतना ही पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था क्वेश्चंस पे। इलेक्ट्रिकल का सिंस हम लोग पढ़ ही रहे थे और हम टच में थे तो उतना डीप नहीं किया था, बट ऊपर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स इनके 1 मार्कर्स और है ना 1 वर्ड वाले जो होते हैं वैसे प्रिपरेशन किया था। अगर हम बजाज की इंटरव्यू की बात करें या फिर किसी भी कंपनी की इंटरव्यू की बात करें, पर्टिकुलर किसी कंपनी का नहीं, लाइक बजाज हो गया, इंटेल हो गया, या जो भी कंपनी का इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? मीन्स कोई रियल क्वेश्चन अगर याद हो तो, फिर कौन कौन सा एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो रहा था, फिर मीन्स कोई टॉपिक रिज्यूमे से टच कर रहे थे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा लाइक इंटरव्यू का कंप्लीट डिटेल बताओ। ओके, तो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से मेरे बीटेक प्रोजेक्ट का पूछा था। अच्छा। कि बीटेक प्रोजेक्ट जो था उसका सर्किट ड्रॉ करो। जो भी उधर कंपोनेंट्स थे उन्होंने 1-2 कंपोनेंट हटाए और पूछा कि क्या सर्किट पे फर्क पड़ेगा या ये क्यों लगाया है, या अगर इसको मैं ऐसे लगा दूंगा तो क्या होगा। तो मैंने आंसर किया अकॉर्डिंगली। उसके बाद उन्होंने जो मेरा एमटेक प्रोजेक्ट है उसके बारे में, मैंने अभी तक जो काम किया उसके बारे में पूछा, मैं आगे जो करने वाली हूँ या जो मेरा फाइनल आएगा कि क्या इसको तुम इंटेंशन क्या है तुम्हारा ये बनाने का, वो उन्होंने क्लियरली पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत ही बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 सर्किट ड्रॉ करे, न्यूमेरिकल पूछे और वेवफॉर्म बनवाई। और उन्होंने फिर मुझे इसके बाद, ये सब तो मेरा टेक्निकल हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि उन्होंने मेरे को 4 ऑप्शन दिए थे कि मशीन्स एंड ड्राइव्स की वो 4 कैटेगरी थे कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना होगा तो तुम किस में ज्वाइन करोगी। तो मैंने बहुत स्मार्टली आंसर किया था उसको कि सर मैं आई एम अ क्विक लर्नर, आप मुझे जिसमें भेजेंगे मैं उसमें कर लूँगी। तो ऐसे करके मेरा इंटरव्यू, फिर सर ने बोला था ओके। फिर मेरा उसके 2-3 मिनट्स बाद ही मेरा एचआर राउंड आ गया था। एंड एचआर राउंड ऑनेस्टली मैंने कुछ भी प्री प्रिपरेशन नहीं किया था एचआर राउंड का। मैंने वो सोच के रखा था कि वो मैं ऑन द स्पॉट बोलूँगी और जो मैं हूँ एज अ पर्सन मैं ऑनेस्टली उस चीज़ को आंसर करूँगी। तो ऐसा करने से एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप प्रिपेयर्ड जाओगे तो वहाँ पर फंबल करोगे कुछ क्वेश्चन पे, बट अगर आप पहले से सोच के जाओगे ना कि वो आंसर मैं वैसे ही आंसर करूँगी जैसे मैं हूँ, तो उस पर तुम कॉन्फिडेंट रहते हो। तो ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी था और ऐसा मेरा इंटरव्यू आगे बढ़ा बजाज का। और इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइक इंटेल या फिर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू? ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने सैमसंग इंटेल का भी क्वालिफाई हुआ था तुम्हारा? हाँ, सैमसंग का दिया था, इंटेल का दिया था। उसके बाद फिर रिजल्ट ही आ गया था, उसके बाद और देने के मौके बने नहीं थे। तो इंटेल में सर ने मेरे से थोड़ा बेसिक वेरीलॉग पूछा कि मेरे को बेसिक ही आता, तो मैंने उनको पहले बता दिया कि सर मेरे को बहुत वेल वर्स नहीं हूँ बट मेरे को बेसिक्स आता है। तो उन्होंने वेरीलॉग पूछा, उसके बाद उन्होंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा, सीमॉस वगैरह। उसके बाद वो थोड़ा डेप्थ में गया उसके, तो पर मैं जितना बता सकती थी मैंने उतना बताया उनको। उसके बाद उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स के बारे में कि जैसे जोर को हम इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बबल कहाँ पर लगेगा उसका, अगर मैं गेट में ऐसा डिजाइन बनाऊँ तो इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो ये सब उन्होंने पूछा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्कुल रिलेटेड होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा सा उन्होंने मेरा एमटेक प्रोजेक्ट पूछा उन्होंने भी, बट मुझे लगता है वो रेलेवेंट नहीं था वहाँ पे, जस्ट उन्होंने ऐसे ही पूछा। वो मेरा 30-40 मिनट्स का था इंटेल का इंटरव्यू और उसमें यही पूछा था टोटल में। हाँ, लास्ट में एक चीज उन्होंने पूछा था कि आपको मुझसे क्या पूछना है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, जब वो पूछते हैं ना कि लास्ट में कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क अस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि मतलब वो ऐसा लगना चाहिए कि आप एंथुजियास्टिक हो उस पोजीशन के लिए, उस कंपनी के लिए, और आपको वो चाहिए ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो लास्ट में बोलते कि आपको हमसे क्या पूछना है, ये प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अगर हम IIT PHU के वर्कलोड की बात करें, हाँ, तो किस टाइप का वर्कलोड, मतलब सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती है, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ वर्कलोड कैसा है? अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना हो तो उन सब हिसाब से यहाँ का वर्कलोड कैसा है? फिर क्लास के लेक्चर सब किस टाइप के हैं, अटेंडेंस वगैरह, ओवरऑल अगर एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें तो तुम्हारे हिसाब से कैसा है यहाँ? एकेडमिक स्ट्रेस ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना, ये भी एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप उस चीज़ के लिए कितना सीरियस हो। ये बात है कि अगर जैसे मेरे को एक्सट्रीमली जैसे मेरा था कि मेरे को एमटेक में परफॉर्म करना ही है वेल, तो मैंने उस चीज़ के लिए पढ़ा, तो मेरे पास प्रिपरेशन के लिए थोड़ा कम टाइम था। और ऐसा तुम भी जानते हो कि साथ में ऐसे लोग भी थे कि जिन लोगों ने पूरा अपने आप को डिवोट गेट को किया था। ऑल्दो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एमटेक में एक्सेल परफॉर्मेंस किया था और गेट में भी किया था, दोनों जगह। हाँ, वो ऐसे लोग भी थे, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाकी वर्कलोड जैसे नॉर्मल IITs में बाकी में वैसे ही है, वो मैनेज हो जाता है। बात मैनेजमेंट की है कि टाइम अपना कैसे मैनेज करते हो और कैसे उस चीज़ को तुम लेते हो। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी आते हैं,
तो मैंने अपने वे से आंसर किया है, लेकिन गैप का इम्पैक्ट प्लेसमेंट में कैसा लगता है? इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स में करें तो गैप का इम्पैक्ट कैसा देखने को मिला? अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई फर्क नहीं था गैप का, मतलब वो बॉदर्ड नहीं थे गैप से। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस दिस में आल्सो वेरी पर्सन टू पर्सन कि उस समय पे एक्चुअली उस समय पे इंटरव्यूअर के माइंड में क्या आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी रही कोर में, तो कोर में हाँ फर्क पड़ता है गैप का, कि ऐसा एक कंडीशन आ जाती है कंपनी की तरफ से कि 1 ईयर से या 2 ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच भी रहे तो वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि इतने साल का गैप क्यों था, मतलब आपने इस ड्यूरेशन में क्या किया है, आपने कुछ फ्रूटफुल किया या नहीं, या सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे थे। तो दैट कैन बी एडजस्टेड, वो अकॉर्डिंगली आप ऐसा आंसर क्रिएट किए कि वो आप उसको जस्टिफाई कर दे एट दी एंड, की है कि आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी चीज़ को, और वो अगर कन्विंस्ड होंगे तो इट विल बी ओके। प्रोजेक्ट का जैसे मेन प्रोजेक्ट तो सब लोग करते हैं, बीटेक प्रोजेक्ट, एमटेक प्रोजेक्ट, और वो ज़रूरत भी होता है क्योंकि एमटेक में इंटरव्यू प्लेसमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बहुत सारे कंपनी का प्रोजेक्ट से ही रहता है, तो उसके हर सारे क्रॉस क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर कोई मिनी प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कोई लैंग्वेज सीखा या कोई वेरीलॉग सीखा, तो वो सब भी कुछ प्रिपेयर किया था, या फिर तुम्हें लगता है कि वो सब कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत रिज्यूमे अट्रैक्टिव दिखने के लिए, या फिर इवन कंपनी से भी मैच करने के लिए? हाँ, मेरे को लगता है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो एक्चुअली वो सब पता क्या दिखाता है, आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ में, कि मतलब आपको उसको सीखने में इतना इंटरेस्ट है कि आपने उस पर अपने स्किल एक्स्ट्रा ऐड करा है उसको ये दिखाने के लिए कि आपको इतना इंटरेस्ट है। तो ऑफकोर्स अगर आप वो ऐड करते हैं तो वो एक ऐड ऑन एडवांटेज है, वो दिखेगा कंपनी को कि आपको इंटरेस्ट है उसको करने में। तो हाँ, करना चाहिए अगर किसी को करना है। तो मैंने नहीं किया था, बट मेरे को लगता है कि अगर आपको एक्सट्रीम इंटरेस्ट है तो करना चाहिए, क्योंकि वो एक एड ऑन एडवांटेज शो करेगा कंपनी को। रिज्यूमे बहुत सारे लोग का रिज्यूमे बड़ा हो जाता है, किसी किसी का बहुत छोटा हो जाता है। हाँ। तो रिज्यूमे मीन्स किस टाइप से बनाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट रिज्यूमे में हाईलाइट करना चाहिए? रिज्यूमे 1 पेज का मुझे लगता है कि सफिशिएंट होता है। उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं, उसमें कैची वर्ड्स होने चाहिए, कि जैसे कि ऑर्गेनाइज, जैसे कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो उसमें होने चाहिए, जो कैची होने चाहिए, और जो आपके मेजर अचीवमेंट्स है, मतलब कि ऐसे अचीवमेंट जो शायद नॉर्मल लोगों के पास ना हो, वो थोड़े से बोल्ड या हाईलाइटेड होना चाहिए। या आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया, जो मैनेजर वर्क किया है, मुझे लगता है अगर वो थोड़ा हाईलाइटेड होता है तो वो कंपनी को थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि दिस पर्सन ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं था, मतलब ये ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो वो थोड़ा सा जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो तुमने हटके किया, उसमें तुम्हारा कुछ अचीवमेंट है, तो उसको थोड़ा हाईलाइटेड लिखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम गर्ल्स सेफ्टी की बात करें, हाँ। जैसा कि कभी कभी इशू भी ऐसा बहुत सारी जगह आता रहता है, तो गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से IIT BHU में कैसा इन्वायरमेंट है, या फिर गर्ल्स सेफ्टी किस टाइप का है, कितना मीन्स कैंपस ओपन मीन्स क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम है, इन सभी चीज़ों के बारे में तुम जो भी अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे? फ्रीडम तो फुल थी, ऐसा कभी कोई रोक टोक नहीं है कॉलेज की तरफ से। बाकी बीच में थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज थे जब वो इशू हुआ था, उससे पहले। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि इट इज़ गुड। बाकी सेफ्टी तो गर्ल्स को हर जगह अपनी देखनी पड़ती है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं तुमको एंटायरली सेफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बाकी ठीक है, अगर सब कुछ देख के ध्यान से करो। अभी एट प्रेजेंट इट इज़ सिक्योर्ड कैंपस इन आर IIT बाउंड्री ओनली। सो उस टाइम भी सेफ ही रहता है, लेकिन आप अगर मीन्स खुद से अगर थोड़ा मीन्स बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं या फिर टाइम नहीं देख रहे हैं, तो मे बी कहीं भी इवन कैंपस में भी ना रहे, बाहर भी अगर वैसा आप एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा खुद ब खुद अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ऐसे देख ले कि जैसे हमको बार बार मेल आता रहता था कि ये वाला मतलब दिस इज अ डेंजर जोन और ये सब, मतलब यहाँ थोड़ा देखना पड़ता है बिकॉज यहाँ पर एरियाज थे थोड़े ऐसे जहाँ पर अनवांटेड लोग थोड़े घूमते थे। तो हाँ, एक टाइम पे था इशू। और बाकी जैसा हाँ आपने कहा कि थोड़ा खुद से भी ध्यान रखना ही पड़ता है, जैसे हर जगह रखना पड़ता है, यहीं का केस नहीं है। वो कहीं भी रहे वो हमें रखना ही पड़ेगा। अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो कैसा रहा 2 साल का कैंपस लाइफ यहाँ पे? एकेडमिक्स की तो बात हो ही चुकी है। मेस कैसा रहा, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी रहे, क्या क्या कैंपस में एंजॉय करने को मिला, किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट के, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके मीन्स अपने प्रोफाइल को और ब्रॉड किया जा सके। तो ओवरऑल
कैसा रहा कैंपस लाइफ? सो कैंपस लाइफ IIT BHU का काफ़ी हैपनिंग है, यहाँ पर फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, उससे जाना चाहिए। मैंने भी सारे अटेंड करे, एकदम इंजॉयमेंट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रूम पे पढ़े पढ़े सारी चीज़ें होती है, मतलब डाइवर्स रखना चाहिए खुद को। और बात रही अपने, हाँ हम अपना रिज्यूमे उससे एक्स्ट्रा को करिकुलर भी इसमें बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे स्टूडेंट पार्लियामेंट वगैरह में है अपॉर्चुनिटीज़ PG वालों के लिए। सो या डांस में किसी को इंटरेस्ट है, आर्ट में, बिजनेस क्लब्स में, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, तो जिसको इंटरेस्ट है वो उसमें ऑफकोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल में इसके बारे में थोड़ा बताओ। लाइक हॉस्टल में एज कम्पेयर टू अदर हॉस्टल, मुझे लगता है एवरेज फूड, सिंपल दाल रोटी यू कैन हैव, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, एवरेज फूड। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर ऑल्सो एवरेज, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, वन कैन लिव देयर, अच्छे से रह सकते हैं हम लोग 2 साल। थोड़ा सा ऐसा था कि हम लोग को 3 दिन मिले थे दोनों साल, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में स्पेस, क्योंकि वो रूम एक्चुअली 2 लोग के लिए डिजाइंड है, तो 3 लोग उसमें रहे थे, तो ऑफ कोर्स दिक्कत तो होगी। बाकी ओवरऑल इट वाज ओके, एवरेज। नाइट में अलाउड रहता है? लाइक हाँ नाइट में अलाउड है, बस नीचे रजिस्टर में एंट्री कर दो अपने कहाँ जा रहे हो, टाइम एंटर एग्जिट, बाकी अलाउड रहता है। लाइक 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे कॉलेज, मतलब पूरा लाइफ यहाँ के एमटेक के हिसाब से, अगर मेरे से कुछ पॉइंट पूछने को छूट गया हो तो वो भी इस पॉइंट में तुम कवर अप कर सकते हो। साथ ही साथ मीन्स आने वाले जो भी एमटेक में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं कहीं भी, तो उन्हें क्या क्या मीन्स तुम्हारा एडवाइस रहेगा। फिर साथ बहुत सारी चीज़ होती है कि क्या क्या होमवर्क करके आना चाहिए, फिर कॉलेज में कैसे चीज़ों को मैनेज करें, ताकि दोनों लाइफ, एक ऐसा लाइफ नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ रहे हैं रूम में बंद है। मीन्स दोनों एकेडमिक प्लस पर्सनल लाइफ, दोनों बैलेंस होना चाहिए। फाइनली एट द एंड हमारे पास अच्छा ऑफर भी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में तुम्हारा क्या एडवाइस रहेगा? ऐसे मुझे लगता है कि जो बच्चे आ रहे हैं मास्टर्स में, उनको पहले से एक माइंड मेकअप करके आना चाहिए कि पढ़ाई तो यहाँ करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे सोचो कि हम नॉर्मल रह के मतलब टॉपर्स को बीट कर देंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा भी रहना पड़ेगा पढ़ाई में, और एक दिमाग में वो रहना चाहिए कि क्योंकि सिंस हम लोग ऑलरेडी बैचलर्स करके आ चुके होते हैं, तो थोड़ा ड्रेन्ड भी हो जाते हैं यहाँ आते है ना। हाँ। कि क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन भी करके आए होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से। जो लोग थोड़ा गैप से या जॉब करके आते हैं, थोड़ा सा ड्रेन्ड रहते हैं, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप रहना चाहिए पहले से कि 2 साल हमको यहाँ पर अभी काटना है, एज अ स्टूडेंट रहना है। तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग में आता है कि जैसे पीयर्स को देख के, साथ वालों को देखते कि अरे इनका जॉब लग गया है या इसका गवर्नमेंट वो निकल गया है, तो वो कंपैरिजन आता है। तो ये सारा थोड़ा सा ना अपने आप को, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे एक्सरसाइजेज हैं या योगा वगैरह है या मेडिटेशन है, जिससे मन थोड़ा शांत रहे, तो ये सब है। और मुझे लगता है कि जैसे जब बाकी लोग यहाँ पर आएंगे, तो थोड़ा सा जैसे एक चीज़ मुझे लगता है कि जो अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक है, वो थोड़ा सा ना ध्यान से देख के चूज करना चाहिए। मतलब कि थोड़ा लॉन्ग उसमें देखे कि उसी समय अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। टॉपिक प्लस एडवाइजर दोनों, कि जो तुम्हें ऐसा मतलब एकदम इंस्टेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए उसमें। थोड़ा सा एक बार जब भी फिल करे कोई भी अपना प्रोजेक्ट, थोड़ा देखे उस पर कि ये टॉपिक अभी कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री डिमांडिंग है या नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर कोई वर्क हो सकता है, या इसका फ्यूचर स्कोप कितना है, ये चीज़ थोड़ा देखना चाहिए। बाकी ठीक है, पढ़ाई भी करो और एंजॉयमेंट दोनों करो। और बनारस जैसी जगह में हाँ कोई ऐसा चीज़ जो तुम्हें लगता है कि IIT BHU में आके एक्सप्लोर करना चाहिए? मीन्स कोई भी बच्चे आ रहे हैं, तो कोई ऐसा चीज़ लग रहा है जो मिसिंग पार्ट है, मतलब बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा चीज़, चाहे ज़रूरी नहीं कॉलेज में, बाहर भी, तो कौन सा ऐसा चीज़ तुम्हें लगता है कि यहाँ आके एक्सप्लोर किया जा सकता है? हाँ, यहाँ की ऐसे घाट की लाइफ बहुत हैप्पी है। मैंने मतलब ऑल द वो उत्तराखंड से हूँ, बट मैं कभी वहाँ पर ऐसे घाट में रोम नहीं किया है। तो और यहाँ पर जाते हैं और ऐसे एकदम फ्रीली घूमते जाके, कुछ ऐसे मतलब जैसे जब स्ट्रेस फील होता था थोड़ा सा, तो हम जाते थे, बोटिंग वगैरह करते थे, बहुत मज़ा आता था। उसके अलावा यहाँ पर जैसे बाकी लोग जाते हैं, वो क्लब्स वगैरह है जो यहाँ पे, वहाँ पे जाते हैं, जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो जाते हैं। और ऐसे मुझे लगा नहीं कुछ एक्सप्लोर। मंदिर वगैरह है, मंदिर बहुत मतलब पीस मिलता है वहाँ पे जाके, जो यहाँ पर मंदिर वगैरह है। हाँ, बस इतना ही। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा तो तुम्हें लगा कि कुछ? मेरे को ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा। और हाँ, मतलब यहाँ थोड़ा एक अलग माहौल मिलता है बनारस का, जैसे वो पूरा रिलीजियस माहौल है यहाँ का। हाँ,
वो है। एक क्वेश्चन लाइक छूट गया, जैसे सीजीपीए, कितना सीजीपीए तक सेफ माना जा सकता है अगर मीन्स प्लेसमेंट व्यू से या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितना सीजीपीए यहाँ मीन्स इजीली मतलब ओके ओके करके लाया जा सकता? सीजीपीए देखो वैसे कुछ भी ना इनफ नहीं होता सबको और चाहिए होता है तो मुझे लगता है कि 9 ठीक है, अगर तुम्हारा 9 है तो तुम ठीक हो, लाया भी जा सकता। अकॉर्डिंग ये भी इसके साथ साथ कि तुम्हारा बैचलर और जो क्या बोलते हैं 10th और 12th का भी ठीक ठीक रहो तो मुझे लगता है 9 आ सकता है, और इसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा 9 लाने में। मतलब अगर तुम ठीक ठीक हो, क्लास रेगुलरली आए हो और थोड़ा सा मतलब 15-20 दिन पहले पढ़ना शुरू किया तो 9 मुझे लगता है कि आ सकता है। इट इज अ गुड सीजीपीए और शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी 9 तक, 9.1 तक शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है। मैं ये नहीं बोल रही कि कंप्लीटली सीजीपीए बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है, बट हाँ एक चांस रहता है कि इन केस कोई कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए तो 9 मुझे लगता है कि सेफ स्कोर है तुम्हारा, कि 9 तुम एटलीस्ट ले आओ एमटेक में, ताकि इन केस अगर तुम्हारा पीएचडी में भी इंटरेस्ट हो जाए तो पीएचडी के लिए भी इट इज अ गुड सीजीपीए। और कुछ कुछ कंपनी में वो रिज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्ट हुआ था हम लोगों का, कुछ कुछ कंपनीज में रिज्यूमे ऐसा बोल रहता है, तो 9 मुझे सेफ लगता है सीजीपीए। हाँ, आकांक्षा ने हर चीज़ों को बहुत डिटेल्ड वे में, जितना मीन्स उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अपने वे में, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं हर वीडियो में खुद बोलूँगा तो मैं अपना व्यू पॉइंट बोलूँगा, बट लोगों को लाने से डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको भी मिलता है। तो उसने बहुत अच्छे वे में हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मीन्स हम दोनों टाइम के अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आप दोनों हम दोनों के लिंक्डइन प्रोफाइल से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। आकांक्षा बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए। वेलकम। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।